हेलो स्टूडेंट, मैं निशा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। देखो बच्चों, आपका जब वीडियो आया था बीएससी थर्ड ईयर का, जब आपका वीडियो बीएससी थर्ड ईयर में अप्लाइड बायोलॉजी का आया था, तो कुछ फर्स्ट ईयर के बच्चों ने ये बोला था कि मैम हमारे लिए भी लेक्चर बनाइए, ठीक है, कि जिसमें मैं टेक्सोनोमी का जो स्पेसिफिक लेक्चर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो लेक्चर लेके आई हूँ आपके सामने। और ये जो लेक्चर है वो मेनली जो यूनिवर्सिटी है, कौन सी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, और क्या मैं बोलूँ, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावाटी जो यूनिवर्सिटी है, इन दोनों ने अपना सिलेबस किसके अकॉर्डिंग किया है, यूजी का 50%, यानी सिलेबस पैटर्न जो है वो इस बार कैसा आएगा बच्चों, 50% के अकॉर्डिंग आएगा। यानी मतलब क्या है बच्चों इसका, कि आपका पेपर जो है वो 100 क्वेश्चन का आएगा। मान लो टोटल 100% पेपर आएगा, जिनमें से आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं बच्चों, केवल 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे जूलॉजी में ऐसा होता है ना, सेक्शन सिस्टम पाया जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इस बार वो सेक्शन सिस्टम भी हटा दिया गया है बच्चों, कि आपके जो 10 क्वेश्चन आएंगे उनमें से केवल और केवल आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। टोटल जो 10 क्वेश्चन आएंगे उनमें से केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। 50% के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है सारा का सारा। तो इसमें मैं आपको एक पेपर सोल्व करवाने जा रही हूँ, वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। पेपर है आपका एनिमल टेक्सोनोमी, ठीक है। कौन सा पेपर है, एनिमल टेक्सोनोमी, पेपर फर्स्ट, बीएससी फर्स्ट ईयर है ना, उसमें जूलॉजी का पेपर फर्स्ट है एनिमल टेक्सोनोमी। उसके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले तो लिखवाऊंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और फिर उन्हें शॉर्ट आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मैं बात करती हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर की, बीएससी फर्स्ट ईयर किसकी बात कर रहे हैं अपन, बीएससी फर्स्ट ईयर, और जूलॉजी की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, जूलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसमें जो आपका पेपर है जूलॉजी का वो है पेपर नंबर फर्स्ट। कौन सा है, एनिमल टेक्सोनोमी, एनिमल टेक्सोनोमी। कौन सा पेपर है बच्चों, एनिमल टेक्सोनोमी जो पेपर है, या एनिमल डाइवर्सिटी है, ठीक है, या क्या है बच्चों, एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी। पेपर का नाम क्या है बच्चों, एनिमल डाइवर्सिटी। समझ में आ गया। ये जो पेपर है आपका पेपर नंबर फर्स्ट है, एनिमल टेक्सोनोमी और एनिमल डाइवर्सिटी। इस पेपर में मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि 50% के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। यानी आज की क्लास में जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, अगर वो क्वेश्चन आप एग्जाम में पढ़ के जाते हो, जब आपकी एग्जाम होती है उस टाइम पे जब आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, तो मेरी ये गारंटी है बच्चों कि आप उनमें से 3 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके आओगे पेपर में। ये इन क्वेश्चन में से ये 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। आपको अदर कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो स्कॉलर स्टूडेंट होता है वो एंडिंग टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ही पढ़ता है, ठीक है, जिसके कारण ही उसके मार्क्स क्या आते हैं, अच्छे आते हैं बच्चों। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा का पूरा बुक उठा लेते हैं और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। वो स्टार्टिंग में सही रहता है, लेकिन जब एंड टाइम होता है, एग्जाम टाइम पास में आ जाता है, उस टाइम पे जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, वो ही आपको क्या करने पड़ते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इस पेपर की एनिमल डाइवर्सिटी जो आपका पेपर है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले मैं लिखवा देती हूँ, तो आप इनको एक सीरीज में लिख लेना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। यानी मैं ऐसे नहीं बोल रही कि इनके बाहर मतलब कि 10 के 10 यही आ जाएंगे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं ऐसे बोल रही हूँ कि इनमें से पेपर में आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। और पेपर में आपको करने कितने हैं बच्चों, केवल 3 ही क्वेश्चन करने हैं। इसलिए अगर जितना मैं करवा रही हूँ आपको, उतना एग्जाम में आप पढ़ के जाते हो तो आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और इनको मैं आपको शॉर्ट वाइज आपको बताऊंगी कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, सेकेंड में कैसे करना है। तो पहले मैं आपको क्या करवा दूँ बच्चों, क्वेश्चन लिखवा दूँ। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हिंदी में बोलते हैं द्विनाम पद्धति। हिंदी में क्या बोला जाता है, द्विनाम पद्धति। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विनाम पद्धति। सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकेंड क्वेश्चन आता है 5 किंगडम
किंगडम कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा? 5 किंगडम कॉन्सेप्ट हिंदी में बोला जाता है पंचजगत अवधारणा। पंचजगत अवधारणा। अगर थर्ड सॉरी बच्चों, अगर थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का आधार क्या आ गया बच्चों? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का आधार। फोर्थ क्वेश्चन अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको पढ़ना है बच्चों, नेक्स्ट बात की जाए तो वो आ जाएगा प्रोटोजोआ से लेके प्लेटीहेल्मिन्थीज तक के फाइलम, यानी कौन से? प्रोटोजोआ, उसके बाद में पोरीफेरा, उसके बाद में सिलेंट्रेटा, फिर क्या आ जाएगा? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, फिर आ जाएगा इसमें इम्पोर्टेंट जो है ना वही बात कर रही हूं मैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इनमें से ही आएगा उन्हीं की बात कर रही हूं, बाकी मैं छोड़ रही हूं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा तो इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इसके अंदर तो ऑर्थ्रोपोडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड एस्केलमंथीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमंथीज और एनेलिडा। ये जो आपके फाइलम है इनमें से आपको केवल 10-10 कैरेक्टर पढ़ने हैं। सभी फाइलम के क्या याद करने हैं बच्चों? 10-10 कैरेक्टर्स पढ़ने हैं आपको। सारे जितने भी फाइलम मैंने बताया इनके 10-10 कैरेक्टर याद करने हैं। कुछ कैरेक्टर तो इन फाइलम में सिमिलर भी हो जाएंगे और कुछ कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? इनमें डिफरेंट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन की बात कर ली। अगर फिफ्थ क्वेश्चन की मैं बात करूं बच्चों, तो फिफ्थ क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे? बात करूं तो इसमें पढ़ेंगे अपन अमीबा। 6 नंबर में पढ़ेंगे क्या? पैरामीशियम। और अगर बात करूं मैं 7 नंबर क्वेश्चन की, तो ये आ जाएगा यूग्लिना। क्या हो गया? अमीबा, फिर क्या आ जाएगा? पैरामीशियम, और फिर क्या आ जाएगा? यूग्लिना। इन तीनों का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। इन तीनों में संरचना भी पूछ सकता है, रिप्रोडक्शन भी पूछ सकता है, रेस्पिरेशन भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ये मैंने आपको कितने टॉपिक बता दिए? 7 टॉपिक बता दिए। इन 7 टॉपिक से बाहर क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन जो है इन्हीं 7 क्वेश्चन में से आएंगे बच्चों, ठीक है। तो अगर आप जो मैंने आज आपको टॉपिक लिखाए हैं एग्जाम में अगर वो ही पढ़ के जाते हो तो भी आपका आराम से पेपर सोल्व हो जाएगा। अब पर्टिकुलर अपन एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे, ठीक है, हर एक टॉपिक को लेके चलेंगे और उसके बारे में शॉर्ट डिटेल पढ़ेंगे। जो पूरा मेथड है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी बच्चों पढ़ सकते हो, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि पेपर पैटर्न कैसे करना है आपको। अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन आए तो उसमें क्या क्या करना होगा, सेकंड आए तो उसमें कैसे अटेम्प्ट करना होगा। पेपर अटेम्प्ट करना एक तरीका भी होता है बच्चों, तो वो तरीका बताऊंगी कि कैसे पॉइंट वाइज आपको लिखने हैं, कौन से क्वेश्चन में कौन से पॉइंट्स बनाने हैं, क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, वो सारे मैं आपको इस लेक्चर में एक साथ बताऊंगी। तो अब अपन एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे। पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करेंगे, उसके बाद में अपन 5 किंगडम कॉन्सेप्ट की बात कर लेंगे, उसके बाद में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें तो फर्स्ट मैं बात करती हूँ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें फर्स्ट नंबर किसकी बात करें? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हिंदी में बोला जाता है बच्चों द्विनाम पद्धति।
द्विनाम पद्धति। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? द्विनाम पद्धति बोला जाता है। तो इसमें होता क्या है, आपको वर्ड समझ में आ रहा है? बाइनोमियल, यानी हिंदी में अगर मैं इसको समझाऊं तो दो नाम, ठीक है। और नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है बच्चों? नामकरण, है ना? समझ में आ रहा है कि दो नाम, नामकरण। आप इस जो टर्मिनोलॉजी है उसी को देखो और उसके आधार पर ही अपन सारा पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपके टर्मिनोलॉजी दे रखी है ना, जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, द्विनाम पद्धति है, उसके बेस पे ही अपन सारा पढ़ेंगे। तो देखो, द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसमें दो नाम होते हैं। पहला नाम जो होता है वो किसका होगा बच्चों? वंश का। और दूसरा जो नाम होता है वो किसका होता है? जाति का होता है। यानी पहला नाम किसका होता है? जीनस का। और सेकेंड जो होता है वो किसका हो गया? स्पीसीज का होता है, ठीक है। सेकेंड नाम जो है वो किसका होता है बच्चों? स्पीसीज का। यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी भी जंतु का नामकरण दो शब्दों के आधार पर किया जाता है, जिसमें पहला जो वर्ड आता है वो वंश का आता है, यानी जीनस का आता है, और दूसरा जो वर्ड लिया जाता है वो जाति का लिया जाता है, ठीक है। पहला जो वर्ड है वो वंश का और दूसरा वर्ड जाति का लिया जाता है। फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है? तिरछी लिखी जाती है, जो नामकरण है वो तिरछा किया जाता है, यानी लैटिन लैंग्वेज जो है लैटिन भाषा के अंदर किया जाता है। या फिर मैं क्या बोल दूं कि कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। किस में लिखा जाएगा बच्चों? कैपिटल लेटर में। लास्ट में मान लो पहला वंश का लिख दिया, दूसरा जाति का लिख दिया, फिर जिसने ये नाम दिया है उस साइंटिस्ट का नाम ब्रैकेट में लिखा जाता है। जिसने ये नाम दिया था उन साइंटिस्ट का नाम क्या लिखा जाता है? ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट्स है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको पूरी डिटेल लिखनी है। तो सिंपल सा अगर मैं बताऊं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसी भी जंतु का नामकरण के आधार पर रखा गया था, जिसमें किसी भी जंतु का नाम दो शब्दों के आधार पर किया जाता है, जिसमें पहला शब्द जाति का लिया, सॉरी वंश, पहला शब्द वंश का लिया जाता है, दूसरा शब्द किसका लिया जाता है? जाति का लिया जाता है। दोनों जो वर्ड है, दोनों जो लेटर्स है वो किस में लिखे जाते हैं? कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। तिरछे लिखे जाते हैं, यानी लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ठीक है। और जाति के ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाता है बच्चों? जिस साइंटिस्ट ने ये नाम दिया उस साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर मैं बोलूं, देखो, होमोसेपियंस, ह्यूमन का नाम क्या है? ह्यूमन है, यानी जो मानव है, ह्यूमन है, उसका नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, यही तो नाम है। मानव का जो नाम है वो क्या है? होमो सेपियंस। जो होमो वर्ड है वो क्या है? यहाँ पे वंश है बच्चों। एग्जाम्पल ये लिख लेना आप, होमो जो वर्ड है वो क्या है? वंश है। और सेपियंस जो वर्ड है वो क्या है? यहाँ पे जाति है, ठीक है। यानी एक नाम दिया गया जिसमें ये बाइनोमियल, यानी दो नामकरण, मतलब दो नाम हो गए ना। पहला जो वर्ड है वो वंश का हो गया, दूसरा जाति का हो गया। जैसे पैंथेरा टाइग्रिस, यानी पैंथेरा जो है वो वंश है और टाइग्रिस क्या है? उसमें जाति है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये डिटेल आपको लिखनी है, जिसमें 4 से 5 आपको करेक्टर लिखने हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। उसके बाद में एक एग्जाम्पल लेना है। आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हो, होमो सेपियंस का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जितना हार्ड भी नहीं है। आपने ये 11th-12th में भी पढ़ा होगा, द्विनाम पद्धति सबने पढ़ी है, ठीक है। सेकेंड में बात करती हूँ 5 किंगडम कॉन्सेप्ट की। सेकेंड क्वेश्चन किसकी बात करेंगे बच्चों? 5 किंगडम कॉन्सेप्ट की। 5 किंगडम कॉन्सेप्ट, 5 किंगडम कॉन्सेप्ट, 5 किंगडम कॉन्सेप्ट, यानी पंच जगत अवधारणा। पंच जगत अवधारणा क्या हो गया बच्चों? 5 किंगडम कॉन्सेप्ट या फिर पंच जगत अवधारणा। अब ये 5 किंगडम कॉन्सेप्ट किसे बोलेंगे? ये पंच जगत अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में बात करें कि 5 किंगडम कॉन्सेप्ट किसे बोला जाता है, ये पंच जगत अवधारणा क्या होगी। तो देखो कि इस पूरी अर्थ पर जो किसने दिया था, तो अगर मैं बोलूँ ये दिया था प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस।
कैरोलस लीनियस यानी पंचजगत अवधारणा का प्रतिपादन या पंचजगत अवधारणा के बारे में किसने बताया था? कैरोलस लीनियस ने। नाम से समझ में आ रहा है, पंच जगत। कितने जगत? 5 जगत। यानी कैरोलस लीनियस ने पूरी अर्थ पर पाए जाने वाले सभी जंतुओं को क्या किया था बच्चों? कैरोलस लीनियस ने पूरी अर्थ पर पाए जाने वाले सभी जंतुओं को 5 ग्रुप में विभाजित किया था। 5 अलग अलग समूह बनाए थे। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? पंचजगत अवधारणा। अब इनका जो विभाजन किया गया था वो किस आधार पर किया गया था, वो भी अपन पढ़ेंगे कि जो विभाजन है वो कौन से आधार पर किया गया था। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि जो कैरोलस लीनियस है, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? कैरोलस लीनियस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले पंचजगत अवधारणा क्या है कि पंचजगत अवधारणा का प्रतिपादन कैरोलस लीनियस ने किया था। कैरोलस लीनियस ने अर्थ पर पाए जाने वाले सभी जंतुओं को, कैरोलस लीनियस ने अर्थ पर पाए जाने वाले सभी जंतुओं को 5 ग्रुप में विभाजित किया। अब मैं वो 5 ग्रुप बना रही हूं बच्चों, देखना, और उनका विभाजन किस आधार पर किया गया था वो भी देखेंगे अपन। जो पहला ग्रुप होता है वो होता है बच्चों मोनेरा। मोनेरा फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर होता है इसमें प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। थर्ड नंबर होता है बच्चों इसमें फंजाई। फोर्थ नंबर होता है इसमें प्लांटी। और फिफ्थ नंबर क्या हो गया? एनिमेलिया। एनिमेलिया। ये 5 जो है ग्रुप बनाए थे, किसने बनाए थे? कैरोलस लीनियस ने बनाए थे। यानी अर्थ पर पाए जाने वाले सभी जंतुओं को कैरोलस लीनियस ने 5 ग्रुप में विभाजित किया था कि ये अलग अलग ग्रुप बना दिए थे। किसने बताए थे बच्चों ये ग्रुप? कैरोलस लीनियस ने बताए थे। समझ में आ गया? अब देखो अपन बात करते हैं कि जो इनका डिवीजन किया गया था वो किसके आधार पर किया गया था? बेस क्या माने गए थे? सेल की स्ट्रक्चर। यहां लिख रही हूं कि कौन कौन से आधार है जिनके आधार पर इनको 5 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, कि पूरे अर्थ पर पाए जाने वाले जो जीव है, इस पूरी अर्थ पर पाए जाने वाले जो जीव है उनको 5 भागों में विभाजित तो कर दिया गया, लेकिन जो विभाजन है वो किस आधार पर किया गया? तो देखो पहला जो विभाजन किया गया वो सेल की स्ट्रक्चर के आधार पर किया गया कि सेल की संरचना, सेल स्ट्रक्चर के आधार पर किया गया। दूसरा जो किया गया था वो न्यूट्रिशन यानी पोषण, न्यूट्रिशन के आधार पर किया गया। तीसरा जो किया गया था बच्चों वो मूवमेंट के आधार पर किया गया यानी गति के आधार पर किया गया। और फोर्थ किया गया बच्चों रिप्रोडक्शन के आधार पर। किसके आधार पर किया गया? रिप्रोडक्शन के आधार पर। सॉरी। तो इनको 5 भागों में विभाजित करने का तरीका क्या था? ये था सेल की स्ट्रक्चर था, न्यूट्रिशन था, मूवमेंट थी और रिप्रोडक्शन था। क्या था बच्चों? सेल की स्ट्रक्चर हो गई, दूसरा न्यूट्रिशन हो गया, थर्ड नंबर मूवमेंट हो गई और फोर्थ नंबर क्या हो गया बच्चों? रिप्रोडक्शन हो गया। तो इधर मैं लिख दूं कि सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा इसमें? अगर बात करें न्यूट्रिशन, पहले एक एक की बात करते हैं। देखो सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, सेल की संरचना की अगर बात की जाए बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं अपन? सेल की स्ट्रक्चर की या सेल की संरचना की बात करें तो क्या होता है? सबसे पहले मैं बात करूं मोनेरा के अंदर। ठीक है, सेल की स्ट्रक्चर की अगर मैं मोनेरा में बात कर रही हूं तो जो सेल की स्ट्रक्चर होती है मोनेरा में, मोनेरा जो फाइलम होता है उसमें केवल यूनिसेल्युलर सेल पाई जाती है। कैसी सेल होती है? यूनिसेल्युलर सेल होती है। और कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। यूनिसेल्युलर यानी एक ही सेल पाई जाती है और सेल कैसी हो गई बच्चों? प्रोकैरियोटिक। तो मैं क्या बोल दूं? मोनेरा के अंदर जो सेल होती है वो कैसी होती है? यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है कि एक सेल तो है, ये एक सेल हो गई, या मैं ऐसे बना दूं,
ये एक सेल होगी, इसके अंदर ये न्यूक्लियस जो होता है ना ऐसे बिखरा हुआ पाया जाता है, क्योंकि इसमें केंद्रक जो झिल्ली होती है वो नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक सेल उसी को बोलेंगे जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक सेल उसे बोला जाता है जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है केंद्रक के चारों ओर। याद रखना बच्चों ये बात। तो मैंने क्या लिख दिया, मोनेरा में जो सेल होती है वो कैसी होती है, यूनिसेल्युलर होती है और प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोटिस्टा में कैसी होगी, यूनिसेल्युलर होगी और यूकैरियोटिक होगी बच्चों। प्रोटिस्टा जो है वो उसमें सेल तो एक ही होती है यानी यूनिसेल्युलर होती है, लेकिन एंड कैसी होती है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब कि केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, वो यूकैरियोटिक सेल। और सेल में जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, तो वो कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक सेल। दोनों का समझ में आ गया, मोनेरा और प्रोटिस्टा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों फंजाई की। तो फंजाई में कैसी होती है, ये मल्टी सेल्यूलर और यूकैरियोटिक होती है। कैसी होगी, मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक। यानी मल्टी सेल्यूलर का मतलब ये है कि जो फंजाई फाइलम होता है उसमें सेल है ना दो से अधिक पाई जाती है। और यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, यानी मोनेरा एक कोशिकीय है लेकिन केंद्र जो कोशिका है उसके केंद्र के चारों ओर झिल्ली नहीं है। प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय है लेकिन इसमें केंद्र के चारों ओर झिल्ली है। फंजाई जो है वो कैसा है बच्चों, बहुकोशिकीय जीव है, यानी बहुत सारी कोशिका पाई जाती है और यूकैरियोटिक होता है। अगर मैं प्लांटी की बात करूं तो इसमें भी क्या होता है, ये मल्टी सेल्यूलर और यूकैरियोटिक। सेम हो गया, मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक। और अगर इसकी बात की जाए ये भी कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक। मल्टी सेल्यूलर एंड कैसा हो गया बच्चों, यूकैरियोटिक हो गया। ये तो अपन ने बात कर ली फर्स्ट की, सेल के स्ट्रक्चर की। सेकेंड अगर मैं बात करूं किसकी, न्यूट्रिशन की, है ना, पोषण की अगर बात की जाए, सेकेंड नंबर अगर पोषण की बात करेंगे तो न्यूट्रिशन अगर बात करें तो कैसा होगा, इसमें न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन क्या होता है, या तो इनमें अब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन पाया जाता है यानी ये अवशोषण के आधार पर भोजन प्राप्त करते हैं, या फिर इनमें फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। जो मोनेरा होते हैं या तो ये अवशोषण के आधार पर यानी अब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन पाया जाता है, या फिर ये फोटोसिंथेटिक इनमें न्यूट्रिशन यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। कैसे हो गए, ये ऑटोट्रोपस हो गए ना, यानी स्वयं पोषी भी हो सकते हैं। ये स्वयं पोषी होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस होगा, तो ये कैसे होंगे, स्वयं पोषी। और अगर मैं बोलूँ कि ये अब्जॉर्प्शन के आधार पर यानी अवशोषण के आधार पर भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये कैसे हो गए, होलोजोइक हो गए। ठीक है, दोनों हो गए। तो न्यूट्रिशन की बात करूँ तो ये कैसे होते हैं, एब्जॉर्प्टिव, और दूसरा कैसे हो गए, ये फोटोसिंथेटिक है, यानी कैसे हो गए, स्वपोषी, यानी अपने भोजन का निर्माण ये क्या कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। तो कैसे हो गए बच्चों, ये स्वपोषी हो गए। अगर प्रोटिस्टा की बात की जाए बच्चों तो प्रोटिस्टा कैसे हो गए, ये भी सेम होते हैं, एब्जॉर्प्टिक और फोटोसिंथेटिक, सेम टू सेम ये होते हैं प्रोटिस्टा। यानी न्यूट्रिशन या तो ये अवशोषण के द्वारा ग्रहण करेंगे या ये क्या होंगे, इनमें क्या पाया जाता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। तो ये कैसे हो सकते हैं, स्वयंपोषी हो सकते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं बोलूँ कि ये स्वयंपोषी नहीं होते हैं, ये भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, तो ये क्या होते हैं, विषमपोषी। कैसे होते हैं बच्चों ये विषमपोषी, ये कैसे होते हैं, स्वपोषी, और ये भी कैसे होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। समझ में आ गया। प्लांटी की बात करूं तो ये कैसे होते हैं, अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, तो स्वपोषी, और ये नहीं कर पाते तो ये कैसे होते हैं, विषमपोषी। कैसे हो गए बच्चों, विषमपोषी। ठीक है, ये बात कर लिया। एनिमेलिया है, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो गया तो ये हेटेरोट्रोपस हो जाएंगे। प्लांटी है, पेड़ पौधे हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं तो स्वपोषी हो जाएंगे। फंजाई है, इनमें भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो ये विषमपोषी हो जाएंगे। और मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर दोनों स्वपोषी होते हैं, लेकिन बच्चों मोनेरा और प्रोटिस्टा में कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। जैसे अगर ये फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं ना तब भी ये स्वपोषी होंगे,
लेकिन अगर मैं बोलूँ दोनों अगर एब्जॉर्प्टिव नेचर के हैं तो ये विषमपोषी होंगे उस कंडीशन में। तो आपके देखो बच्चों कंफ्यूज मत होना, स्वयंपोषी विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कैसे होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैम यहाँ आप स्वयंपोषी बता रहे हो, हमने दूसरी जगह विषमपोषी पढ़ा था। विषमपोषी भी हो सकते हैं। विषमपोषी कब होंगे, जब इनकी नेचर क्या होगी, एब्जॉर्प्टिव नेचर होगी। ये अवशोषण के द्वारा जब भोजन ग्रहण करेंगे, तो अवशोषण भोजन ग्रहण करेंगे, दूसरों से लेंगे भोजन, तब ये कैसे हो जाएंगे बच्चों, विषमपोषी हो जाएंगे। समझ में आ गया। और फिर ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में थर्ड नंबर जो है वो है सेल मूवमेंट। थर्ड नंबर क्या हो गया बच्चों, सेल की मूवमेंट। तो ये कैसे हो गया, यानी गति करने में सक्षम है या नहीं है। ठीक है, क्या देखेंगे, गति करने में सक्षम है या नहीं है। तो इनमें क्या होती है बच्चों, मोनेरा में क्या गति होती है, होती है किसके द्वारा, सीलिया फ्लेजिला के द्वारा। तो इनमें क्या पाई जाती है, मूवमेंट होती है। मोनेरा में अगर सेल मूवमेंट की बात करोगे तो क्या लिखोगे, इनमें गति क्या होती है, होती है, सेल की मूवमेंट होती है मोनेरा में। प्रोटिस्टा में भी सेल की मूवमेंट होती है, किसके द्वारा, सीलिया फ्लेजिला और स्यूडोपोडिया के द्वारा। ठीक है, मोनेरा प्रोटिस्टा के अंदर। फंजाई में गति नहीं होती, तो ये कैसे होते हैं, अगतिशील। ये दोनों कैसे हो गए, गतिशील हो गए। प्लांटी की बात करूं, ये भी कैसा होता है, अगतिशील। और एनिमेलिया क्या होते हैं, हाईली मोटाइल होते हैं, बहुत ज्यादा विकसित गतिशील टाइप के होते हैं। तो मूवमेंट आएगा तो इनमें क्या हो जाएगी, गतिशील, ये भी गतिशील। सीलिया फ्लेजिला और स्यूडोपोडिया के द्वारा गति होती है। अगतिशील, अगतिशील और ये गतिशील, यानी इनमें क्या पाए जाते हैं, गति करने के लिए फुट पाए जाते हैं। ठीक है, या मैं क्या बोल दूं, लिम्ब पाई जाती है। ठीक है, लिम्ब पाई जाती है, हाइंड लिम्ब पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करेंगे बच्चों, रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इनमें जनन कैसा होगा। रिप्रोडक्शन का मतलब बच्चों जनन कैसा होगा। तो जनन में ज्यादातर कैसे होते हैं बच्चों, सारे के सारे जो होते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं, केवल मोनेरा को छोड़ के। मोनेरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी अलैंगिक, अलैंगिक जनन। और बाकी सारे सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन करते हैं। याद रखने का तरीका, मोनेरा कैसा करता है रिप्रोडक्शन, केवल अलैंगिक जनन करता है, बाकी सारे हैं दोनों टाइप के जनन करते हैं। तो वो हो गए बोथ टाइप, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, यानी लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का क्या पाया जाता है इनमें, रिप्रोडक्शन यानी जनन पाया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो ये मैंने आपको बता दिया 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। उसने अर्थ पर पाए जाने वाले जंतुओं को 5 ग्रुप में विभाजित किया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। किसके आधार पर, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, मूवमेंट और रिप्रोडक्शन के आधार पर इनको डिवाइड किया। सेल स्ट्रक्चर की बात कर ली तो अलग अलग सेल स्ट्रक्चर बता दिए अपन ने। फिर न्यूट्रिशन की बात की तो ये बात कर ली कि स्वयंपोषी होता है या विषमपोषी होता है। मूवमेंट की बात कर ली तो ये बात कर ली कि ये गतिशील होते हैं या अगतिशील होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात की तो अपन ने ये बात की कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं यानी लैंगिक जनन करते हैं, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं यानी अलैंगिक जनन करते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो ये अपन ने बात कर ली बच्चों 5 किंगडम कॉन्सेप्ट की। कौन सा टॉपिक पढ़ा अपन ने, 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। अब थर्ड नंबर अपन बात करते हैं बच्चों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किसकी बात करेंगे अपन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया था उनका आधार क्या क्या माने गए थे। थर्ड नंबर अपना टॉपिक है कौन सा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि अपन ने जो विभाजन किया था जंतुओं का, जैसे विभाजन किया गया था ना कि किसी को अपन ने प्रोटोजोआ में रखा, किसी को किसमें, मेटाजोआ में रखा। तो उनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, उनका आधार कौन कौन से लिए गए थे। तो मैं आपको 7 आधार बनाऊंगी, उनमें आप 7 आधार को मैं आपको केवल समझाऊंगी कि पहले में क्या हुआ था, सेकेंड में क्या, थर्ड में क्या हुआ था। इस टाइप से मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगी। तो देखो आधार की अगर बात करें तो टॉपिक का नाम क्या है अपना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे एनिमल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। देखो कितने बेस माने गए थे
तो सबसे पहले अगर मैं बेस की बात करूं, साथ साथ में समझाती जाऊंगी, वो है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल सॉरी बच्चों, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, या फिर सेल की प्रेजेंट होने के आधार पर उनको डिवाइड किया गया था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो आधार माना गया है वो क्या है बच्चों, नंबर ऑफ सेल है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो आधार है वो क्या है, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, कोशिका की संख्या। अगर मैं बोलूं किसी भी जंतु में कोशिका प्रेजेंट ही नहीं है तो वो क्या हो गया, अकोशिकीय हो गया। कैसा हो गया, अकोशिकीय। अकोशिकीय जंतु यानी ए सेल्यूलर, जिसमें सेल है ही नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, कितना, नंबर ऑफ सेल के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में विभाजित किया गया। जिनमें सेल है ही नहीं वो अकोशिकीय, जिनमें एक सेल है वो एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्यूलर, जिनमें एक से ज्यादा है वो क्या हो गया, मल्टी सेल्यूलर। तो एक क्या हो गया, एक कोशिकीय, दूसरा जिसमें एक सेल है वो एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जिनको क्या बोलेंगे अपन, यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर। थर्ड नंबर बात करूं जिनमें एक से अधिक सेल है वो क्या हो गया, बहुकोशिकीय, यानी कैसा हो गया, मल्टी सेल्यूलर। बहुकोशिकीय यानी किस टाइप का हो गया, मल्टी सेल्यूलर। कैसा हो गया बच्चों, मल्टी सेल्यूलर। समझ में आया। क्या क्या किया कि अगर नंबर ऑफ सेल के आधार पर, सेल की संख्या के आधार पर जीवों को, एनिमल को 3 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहला है अकोशिकीय या ए सेलुलर, ऐसे जीव जिनमें किसी भी टाइप की कोई सेल नहीं पाई जाती है उन्हें ए सेलुलर बोला जाता है। दूसरा, ऐसे जीव जिनमें केवल एक सेल पाई जाती है उन्हें यूनिसेलुलर बोला जाता है। और ऐसे जीव जिनमें एक से अधिक सेल पाई जाती है उन्हें क्या बोला जाता है, मल्टी सेलुलर बोला जाता है। उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों अपन, मल्टी सेलुलर बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई कि एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर है, अगर एक अकोशिकीय यानी ए सेलुलर, और एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर, और बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर। पहला आधार। सेकेंड में बात करूं बच्चों कि किसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं संगठन के स्तर, संगठन के स्तर, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्तर। अब इसमें जो संगठन के स्तर है वो कितने टाइप के होते हैं बच्चों, देखो, एक तो होता है बच्चों संगठन के स्तर जिसमें आता है सेलुलर लेवल, एक आता है टिश्यू लेवल, और एक आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल, सेकेंड आता है टिश्यू लेवल, और थर्ड आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। कितने हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, कितने लेवल हो गए बच्चों, 3 टाइप के लेवल हो गए, है ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो जंतुओं में कितने टाइप के लेवल हो गए, 3 टाइप के। अब देखो समझाऊं तो कैसे, अगर एक सेल है, एक या एक से अधिक सेल ग्रुप बनाएगी तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। जो टिश्यू है वो ग्रुप बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन है जब वो ग्रुप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ये आपको पता है कि सारे जो है समूह है, यानी बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाती है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये आपको पता है कि सेल मिलेगी तो टिश्यू बनेंगे, टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन बनेंगे, और ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। तो अगर आप सोचो किसी जंतु में है ही केवल एक सेल, किसी जंतु में एक ही सेल है तो क्या वो टिश्यू बना पाएगा, नहीं बना पाएगा ना। तो उसका जो संगठन का स्तर है वो कैसा ही रह जाएगा, सेल्यूलर स्तर ही रह जाएगा। तो सेल्यूलर स्तर किसमें होता है, वे जीव जिनमें केवल एक सेल, सिंगल सेल पाई जाती है, या जिनकी संरचना केवल सेलुलर टाइप की होती है, कोशिकीय टाइप की होती है, तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन ही नहीं कर पाते और उसमें संगठन का स्तर कैसा रह जाता है बच्चों, सेलुलर लेवल रह जाता है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ बोलते हैं ना, प्रोटोजोआ बोला जाता है, ठीक है। सेकंड में बात करूं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जिनमें मल्टी सेलुलर सेल है, यानी मल्टी सेलुलर है यानी बहुत सारी सेल है, लेकिन इतनी ज्यादा सेल भी नहीं है कि ऑर्गन सिस्टम बना पाए।
बहुत सारी सेल है यानी मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा होते ही मल्टी सेलुलर हो गया, लेकिन इतनी ज्यादा सेल भी नहीं है कि वो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर पाए, यानी डाइजेशन सिस्टम बना पाए, यानी पाचन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, ऐसा कुछ उनमें है नहीं। तो ऐसा जो सिस्टम अगर नहीं है तो उनमें जो लेवल कैसा रह जाएगा, टिश्यू, यानी टिश्यू का फॉर्मेशन तो कर लेते हैं वो, लेकिन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, ऐसा होता है टिश्यू लेवल। तो इसको अपन रखते हैं किसमें बच्चों, प्रोटोजोआ में, जिनमें क्या पाया जाता है, सेलुलर लेवल। इनको रखेंगे बच्चों पैराजोआ में, पैराजोआ में, जिनमें कैसा लेवल पाया जाता है, टिश्यू लेवल पाया जाता है। थर्ड नंबर बात करूं कि जिनमें बहुत सारी सेल है, वो टिश्यू भी बना सकती है, ऑर्गन भी बना सकती है और ऑर्गन सिस्टम भी बना सकती है, उनको अपन बोलेंगे उनमें कैसा लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है मेटाजोआ, मेटाजोआ। यानी सेलुलर लेवल वालों को अपन प्रोटोजोआ में रखेंगे, जिनमें टिश्यू लेवल है उनको पैराजोआ में रखेंगे, जिनको ऑर्गन सिस्टम लेवल है उनको मेटाजोआ के अंदर अपन रखेंगे। यानी संगठन के आधार 3 है, जिनमें सेल ही पाई जाती है, सेल ही बनती है, वो सेलुलर लेवल, जिनमें टिश्यू का फॉर्मेशन होता है उससे आगे नहीं होता वो टिश्यू लेवल, और जिनमें ऑर्गन सिस्टम तक बनते हैं वो ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल वाले जीवों को प्रोटोजोआ में रखते हैं, टिश्यू लेवल वाले जीवों को पैराजोआ में रखते हैं, और ऑर्गन सिस्टम वाले जीवों को मेटाजोआ के अंदर रखते हैं। तो समझ में आ गया, पहला नंबर ऑफ सेल की बात कर ली, दूसरा क्या हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली है ना। किसकी बात कर ली बच्चों, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली। थर्ड नंबर अपन बात करते हैं किसकी, सिमेट्री की, सममिति की। ठीक है, सिमेट्री के आधार पर जो जीव है वो कितने टाइप के होते हैं, सिमेट्री, सममिति बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, सिमेट्री यानी सममिति। तो सममिति तीसरा हो गया, सममिति ऐसे ही लिखते हैं ना, क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्री, सिमेट्री क्या हो जाएगी बच्चों, सिमेट्री, डबल एम आएगा ना, सिमेट्री यानी सममिति। अगर सममिति की बात करूं तो 3 टाइप की होती है, या तो असममित जीव, असममित जंतु, या बोला जाता है कौन सा, अरीय सममित जंतु, अरीय सममित जंतु, और थर्ड होता है बच्चों द्विपार्श्व, द्विपार्श्व सम्मित जंतु। कौन सा हो गया, द्विपार्श्व सम्मित जंतु। तो कितनी टाइप की सम्मिति के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में। असम्मित को बोलते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल, इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल, और इसको बोलते हैं बाइलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एसिमेट्रिकल एनिमल। इसको बोला जाता है बच्चों कौन सा, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल। क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल। थर्ड नंबर बात करूं तो इसको बोलते हैं बाइलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल। कौन सा बोलेंगे बच्चों, बाइलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल। कौन कौन से हो गए, एसिमेट्रिकल एनिमल, दूसरा हो गया बच्चों इसमें रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल, और थर्ड नंबर हो गया बाइलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल। तीसरा कौन सा हो गया, बाइलैटरल सिमेट्रिकल। जिनमें किसी भी टाइप की कोई सम्मिति नहीं पाई जाती है उसको बोलते हैं अपन असम्मित। यानी बॉडी को अगर कट किया जाए, बॉडी को एंटीरियर एक्सिस यानी आगे वाली एक्सिस या पीछे वाली एक्सिस से किधर से भी अगर कट किया जाए, तो अगर उनमें सम्मित पार्ट नहीं बनते, समान पार्ट नहीं बनते हैं किसी भी टाइप के, यानी उनमें सम्मिति है ही नहीं, किसी भी एक्सिस से उसको कट कर दो, किसी भी एक्स से कट कर दो, कोई सम्मिति नहीं है। जैसे अगर बात करें अमीबा, अमीबा में क्या सम्मिति पाई जाती है, उसकी स्ट्रक्चर लगातार चेंज होती रहती है, क्या तो उसमें सम्मिति होगी, नहीं होगी। तो एसिमेट्रिकल यानी जिनमें किसी भी टाइप की कोई सम्मिति नहीं पाई जाती है। अगर मैं बोलूं अरीय सम्मिति यानी रेडियल सम्मिति, तो रेडियल क्या होती है कि ऐसा जीव जिसको किसी भी एक्सिस से कट करने पर उसके 2 समान बराबर भाग बनते हैं, उनमें कैसी सम्मिति पाई जाती है, रेडियल सम्मिति। और ऐसी सम्मिति वाले जीवों को क्या बोलेंगे, अरीय सम्मित जंतु। जिनमें रेडियल सम्मिति पाई जाती है उन्हें क्या बोला जाता है, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल। और रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि किसी भी एक्सिस से कट करने पर 2 बराबर भाग बनते हैं।
फिर बात करते हैं द्विपार्श्व सममित जंतु। तो द्विपार्श्व सममित जंतु में क्या आएगा, बाईलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल। क्या आएगा बच्चों, बाईलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल किसे बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि बाईलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल है वो किसे बोलेंगे, तो किसे बोलेंगे, जिनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है उनको बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि बाईलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल बोलेंगे किसे, तो किसे बोलेंगे बच्चों, जिनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है उनको क्या बोला जाता है, बाईलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल बोला जाता है। समझ में आया। सेकेंड नंबर अगर मैं बात करूं कि होती क्या है, द्विपार्श्व सममिति क्या होती है, तो अगर किसी भी जीव को एक फिक्स एक्स से कट करने पर ही दो बराबर भाग में डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं द्विपार्श्व सममित। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन को इस एक्सिस से कट किया जाए, यानी एंटीरियर एक्सिस से कट करते हैं अपन, तभी तो अपने दो इक्वल पार्ट बनते हैं, समान भाग बनते हैं। क्या इस साइड से इस लैटरल एक्सिस से अपन को कट किया जाए तो क्या समान भाग बनेंगे, नहीं बनेंगे। यानी कि ऐसे जीव जिनको एक पर्टिकुलर फिक्स एक्सिस से कट किया जाए, विशिष्ट प्रकार की एक्सिस से कट किया जाए, तभी एनिमल के दो बराबर भाग बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, बाईलैटरल सिमेट्री। और ऐसे जीवों को अपन क्या बोलेंगे, बाईलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल। तो ये कौन से नंबर का हो गया बच्चों, सममिति। थर्ड नंबर का, सममिति के बाद में अपन करते हैं बच्चों, सममिति के बाद में आता है अपनी सिलोम। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या आएगी, सिलोम, यानी देह गुहा। फोर्थ नंबर किसकी बात करेंगे, सिलोम की बात करेंगे, यानी देह गुहा की बात करेंगे। तो देखो सिलोम, फोर्थ नंबर होता है सिलोम, देह गुहा। एक तो होती है बच्चों एसिलोमेट जंतु यानी एनिमल, जिनमें किसी भी टाइप की देह गुहा नहीं पाई जाती है। दूसरा होता है शूडोसिलोम, और एक होता है यूसिलोमेट एनिमल। इधर भी क्या हो जाएगा, एनिमल, शूडोसिलोमेट एनिमल। डिफरेंस क्या है, पहले तो सिलोम क्या होती है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों कि सिलोम जो है वो सिलोम किसे बोलते हैं, है ना। सिलोम किसे बोलेंगे, जिनमें अपने बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे किडनी होती है, लीवर होता है, हार्ट होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सारे के सारे सिलोम में ही प्रेजेंट होते हैं। तो मैं बोलूँ कि ये एक जीव का शरीर है, ये हाथ है, ये इधर पैर हो गए, ऐसे ज़्यादा दिमाग मत लगाना, मैं बस समझाने के लिए बना रही हूँ। ये एक जीव का शरीर है, यानी ये क्या है, उसकी बाहरी भित्ति है, यानी बॉडी वॉल है ना। तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, ये क्या है बच्चों, बॉडी वॉल है। क्या है ये, बॉडी वॉल है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल भी तो होगी, जैसे माउथ आएगा, पहले तो नोज से माउथ से क्या हो जाएगा, इसमें फेरिंग्स, इसोफेगस के बाद में स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, सारी एलिमेंट्री कैनाल होगी। तो मैंने क्या बोल दिया, ये क्या है, आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, ये तो हो गई बॉडी वॉल। और बीच में क्या पाई जाती है, अपनी नोज से लेकर पूरी जो एनएस तक का पार्ट है, आहार नाल पाई जाती है, ये आहार नाल बना दी। लेकिन देखो ये वाला जो पार्ट है जिनमें ऐसे गेप प्रेजेंट है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को ही बोला जाता है बच्चों सिलोम। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, सिलोम बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होगी, बॉडी वॉल तथा आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के मध्य पाए जाने वाले खाली स्थान या मध्य पाई जाने वाली कैविटी को क्या बोला जाता है, सिलोम बोला जाता है। वापस बोल रही हूँ कि क्या है, बॉडी वॉल शरीर की भित्ति तथा एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाई जाने वाली गुहा को, कैविटी को क्या बोलेंगे अपन, सिलोम बोलेंगे। और इस सिलोम में अपने सारे इंटरनल ऑर्गन, जैसे इस साइड हार्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे किडनी प्रेजेंट है, यहाँ पे इधर लीवर प्रेजेंट है, तो ये सारे इस सिलोम में ही पाए जाते हैं सारे ऑर्गन। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बता दिया सिलोम क्या होती है। अब सिलोम जो होती है कुछ जंतुओं में तो ये नहीं पाई जाती है, तो उनको क्या बोल दिया, एसिलोमेट जंतु। जिनमें सिलोम नहीं पाई जाती है बच्चों, उनको अपन ने क्या नाम दे दिया, एसिलोमेट जंतु बोल दिया। जिनमें सिलोम पाई जाती है उनको देखो, एक तो शूडोसिलोमेट और एक यूसिलोमेट बोला जाता है। शूडोसिलोमेट किन्हें बोलेंगे, स्यूडोसिलोमेट इन्हें बोलेंगे, जैसे ये बॉडी वॉल और ये एलिमेंट्री कैनाल।
अगर इस सिलोम का फॉर्मेशन, जो कैविटी है इसका फॉर्मेशन ये अगर मेसोडर्म से आस्तरित है, यानी इस सिलोम में मेसोडर्म की कवरिंग है, इसका मतलब तो ये कैसी सिलोम है, यू सिलोमेट है। लेकिन अगर इसमें मेसोडर्म की कवरिंग नहीं है तो ये कैसी है, सूडोसिलोमेट है। तो यानी सिलोम तो प्रेजेंट होती है लेकिन उनमें मेसोडर्म की कवरिंग नहीं पाई जाती है, फॉर्मेशन मेसोडर्म से नहीं होता है, तो वो सूडोसिलोम होती है। ऐसी सिलोम, ऐसी कैविटी जिनका फॉर्मेशन मेसोडर्म से होता है, उनमें मेसोडर्म की कवरिंग पाई जाती है, उन्हें क्या बोलेंगे, ये यू सिलोमेट। अब ये वापस दो टाइप के, एक को अपन बोलते हैं साइजोसिलोम, साइजोसिलोम, और एक को क्या बोला जाता है, एंटेरोसिलोम, यही तो बोलेंगे ना, यानी साइजोसिलोम, इसको क्या बोलेंगे, एंटेरोसिलोम, साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम। साइजो किसे बोलेंगे और एंटेरो किसे बोलेंगे, दोनों में मेसोडर्म की कवरिंग है। अगर मैं बोल दूं, देखो इधर ही बात करूं, यहाँ पे ही बात कर रही हूँ कि अगर ये है तो कैविटी ना, ये वाली कैविटी है जो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में है, मेसोडर्म भी पाई जाती है। लेकिन अगर मेसोडर्म कवरिंग ऐसे बना रही है, ऐसे बीच में है, बीच में नहीं है, बीच में है, बीच में नहीं है, यानी स्प्लिट लाइनिंग प्रेजेंट है, मेसोडर्म की स्प्लिट लाइनिंग प्रेजेंट है अगर सिलोम में, यानी कुछ जगह मेसोडर्म है फिर नहीं, कुछ जगह है फिर नहीं, स्प्लिट लाइनिंग प्रेजेंट है मेसोडर्म में, तो वो होती है साइजोसिलोम। ठीक है, और जिसमें ऐसे मेसोडर्म की क्या पाई जाती है, पूरी कवरिंग पाई जाती है, ऐसे फोल्डिंग होती है, ऐसे सब जगह है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटेरोसिलोम। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, एंटेरोसिलोम। समझ में आ गया, यानी सिलोम नहीं है तो एसिलोमेट, अगर मेसोडर्म से नहीं बनती है तो वो सूडोसिलोम, अगर मेसोडर्म से बनती है वो यूसिलोम, अगर मेसोडर्म की स्प्लिट लाइनिंग से बनती है वो साइजोसिलोम, और मेसोडर्म की क्या फोल्डिंग से बनती है वो एंटेरोसिलोम। समझ में आ गया। इसकी बात कर ली अपन ने, 4th नंबर देह गुहा की। उसके बाद में आता है सेगमेंटेशन। 5th नंबर क्या आएगा, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं खंडी भवन। 5th नंबर की बात करेंगे। 5th नंबर में क्या आएगा, सेगमेंटेशन, सॉरी, सेगमेंटेशन हिंदी में बोला जाता है बच्चों खंडी भवन, खंडी भवन। सेगमेंटेशन या क्या बोलेंगे इसको, खंडी भवन बोलेंगे। खंडी भवन क्या होता है, बॉडी का सेगमेंट में डिवाइड होना। ठीक है, बॉडी का सेगमेंट में डिवाइड होना। ठीक है, या बॉडी का सेगमेंट की फॉर्म में पाया जाना। सेगमेंट का मतलब खंडों में, सेगमेंट का मतलब क्या हो गया, खंडों में। अगर बॉडी खंडों में विभाजित है तो ऐसे जीवों को किस में रखेंगे, ऐसे जीवों में क्या पाया जाता है, सेगमेंटेशन पाया जाता है। ठीक है, अगर किसी भी जंतु की बॉडी खंडों में विभाजित है यानी उसमें क्या प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, किसी भी जीव की बॉडी का खंडों में विभाजित होना क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन। 2 टाइप का होता है, एक को अपन बोलते हैं सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, एक को क्या बोलेंगे बच्चों, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन। और जो सेकंड सेगमेंटेशन आता है उसको बोला जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सुपरफिशियल सेगमेंटेशन और सेकंड नंबर को क्या बोलेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। डिफरेंस बता रही हूं, जैसे ये एक एनिमल की बॉडी है ना, ये एक एनिमल की बॉडी है, इसमें अगर ऐसे ही खंड बाहर से दिखाई देते हैं, ऐसे अपन को ऐसे बाहर से दिखाई दे रहे हैं कि ये बाहर से देखने पर जंतु ऐसे लगता है कि खंडों में विभाजित है, लेकिन जब उसको अंदर से देखा जाता है तो उनमें खंड जो है वो नहीं पाए जाते हैं पूरे अंदर तक। अब अपन इस जीव को ऐसे दूर से देखेंगे तो अपन को ऐसे लगेगा ना कि खंडों में विभाजित है ना। जीव को दूर से देखा जाता है तो वो कैसा लगता है कि वो बाहर से देखने पे खंडों में विभाजित होता है, लेकिन अंदर वाले तो खाली है, खंड थोड़ी बन रहे, नहीं बन रहे। तो ऐसा सेगमेंटेशन क्या होता है, सुपरफिशियल, यानी बाहर की जो पार्ट है बॉडी उन पर तो सेगमेंटेशन दिखाई देता है लेकिन अंदर सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, उसको बोला जाता है सुपरफिशियल। यानी ऊपर ऊपर तो सेगमेंट है, अंदर नहीं है।
मेटामरिक का मतलब बाहर भी सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं और अंदर भी सेगमेंट है, ठीक है। मेटामरिक का मतलब क्या हो गया बच्चों, बाहर भी सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं और बॉडी के अंदर भी सेगमेंट प्रेजेंट है, उसको अपन क्या बोल देंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बाहर और अंदर दोनों से अगर बॉडी खंडों में विभाजित है तो वो कैसी होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और केवल बाहर से खंडों में दिखाई देती है, अंदर से नहीं है, तो वो कैसा है बच्चों, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन। समझ में आ गया सेगमेंटेशन। उसके बाद में अपन बात करते हैं बच्चों जर्म लेयर के आधार पर, नंबर ऑफ जर्म लेयर, 6 नंबर, जर्म लेयर के आधार पर नंबर ऑफ जर्म लेयर, जनन स्तर। 6 नंबर है नंबर ऑफ जर्म लेयर, जर्म लेयर क्या हो गया, नंबर ऑफ जर्म लेयर। तो जर्म लेयर जनन स्तर के आधार पर जीव कितने भागों में विभाजित है, 2 भागों में। जनन स्तर कौन कौन से होंगे आपको पता है, पहला होता है कौन सा, सबसे बाहर वाला जनन स्तर, फिर मध्य वाला, फिर अंतर जनन स्तर, बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंतर। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्टोडर्म। दूसरा क्या हो जाएगा, मीजोडर्म। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, एंडोडर्म। एंडोडर्म 3 हो गए ना, बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंतर जनन स्तर। जनन स्तर के आधार पर जीवों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होता है बच्चों डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक जंतु यानी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और एक आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। कौन सा आएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है। सॉरी। तो जनन स्तर के आधार पर जो जंतु है उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में। किसके आधार पर किया गया है, ये जनन स्तर के आधार पर किया गया है। तो जनन स्तर के आधार पर जंतु 2 भागों में विभाजित है, एक तो होता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। सॉरी, डिप्लो से समझ में आ रहा है कितने जनन स्तर, 2, ट्रिप्लो से कितने जनन स्तर, 3। तो ऐसे जंतु जिसमें केवल 2 जनन स्तर पाए जाते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऐसे जंतु जिनमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। समझ में आ रहा है, ऐसे जंतु जिनमें केवल 2 जनन स्तर पाए जाते हैं, क्या हो गया बच्चों, ऐसे जंतु जिनमें केवल 2 जनन स्तर पाए जाते हैं वो कैसे जंतु हो गए, डिप्लोब्लास्टिक हो गए। और ऐसे जंतु जिनमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, क्या हो गया बच्चों, ऐसे जंतु जिनमें कितने, 3 जनन स्तर पाए जाते हैं वो कैसे हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। समझ में आया कि डिप्लोब्लास्टिक किसे बोला और ट्रिप्लोब्लास्टिक किसे बोला। अब 2 जनन स्तर कौन से होंगे और 3 जनन स्तर को तो आपको पता है, तीनों यही होंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। अब जब 2 जनन स्तर होंगे तो वो कौन से होंगे, तो वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म होते हैं बच्चों, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। कौन कौन से होंगे बच्चों, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होते हैं। 2 जनन स्तर की जहां बात करते हैं तो वहां 2 जनन स्तर में कौन कौन से आते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म आते हैं। कोई प्रॉब्लम। तो नंबर ऑफ जर्म लेयर के आधार पर मेनली एनिमल में 3 टाइप की जर्म लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। मेनली जीवों में 3 टाइप की जर्म लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, और इन्हीं से सारे ऑर्गन बनते हैं। फिर जीवों को कितने जर्म लेयर के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, एक कौन सा हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। 2 भाग हो गए, एक को क्या बोला, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोला जाता है, एक को क्या बोल दिया अपन ने, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या होता है, वे जंतु जिनमें केवल 2 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उन्हें क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। वे जंतु जिनमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, वो क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। बच्चों मध्य जनन स्तर हमेशा लास्ट में ही बनता है, पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म साथ साथ में बनती है, और अगर मैं बोलूँ मीजोडर्म होती है वो बाद में ही बनती है। तो दोनों जनन स्तर यही होंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। समझ में आ गया, ये जर्म लेयर के आधार पर कर लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों, किसके आधार पर, अपन बात करते हैं ब्लास्टोपोर के आधार पर। किसके आधार पर बात करेंगे, ब्लास्टोपोर के आधार पर।
7 नंबर हो गया ना, 7 नंबर ब्लास्टोपोर के आधार पर सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये ब्लास्टोपोर क्या होता है, क्योंकि हर एक आपको बेस पढ़ रहे हो तो उसका मतलब पता होना चाहिए। ब्लास्टोपोर की बात की जाए तो देखो, जाइगोट यानी मेल और फीमेल स्पर्म और ओवम से जाइगोट बन गया, जाइगोट से मोरुला बनता है, तो मोरुला की स्ट्रक्चर मैंने बना दी ऐसे, ये क्या हो गया बच्चों, मोरुला। मेल और फीमेल के स्पर्म और ओवम से क्या बन गया, फर्टिलाइजेशन, निषेचन से जाइगोट, जाइगोट से मोरुला, मोरुला से क्या बन गया बच्चों, ब्लास्टुला। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गई, ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला के बाद में क्या बनता है, गैस्ट्रुला। तो देखो ये मैंने किसकी स्ट्रक्चर बना दी, गैस्ट्रुला की स्ट्रक्चर बना दी, यानी ये अंदर की ओर चली जाएगी और क्या बना लेगी, गैस्ट्रुला बना लेगी। ये आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी में मैंने थोड़ा बहुत बताया है आपको, जब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाया था तब बता दिया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जाइगोट, फिर मोरुला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला। तो देखो गैस्ट्रुला में ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है, नीचे वाली स्ट्रक्चर, ये वाली, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इस पोर को अपन बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर, इसको क्या बोला जाता है, ब्लास्टोपोर बोला जाता है। ये ब्लास्टोपोर जैसे अब आपको पता है ये एक एनिमल का निर्माण ही तो हो रहा है, एम्ब्रियो ही तो बन रहा है ना, कि मोरुला बना, फिर ब्लास्टुला बना, फिर गैस्ट्रुला बना, फिर न्यूरुला बनेगा, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस यानी ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, फिर पूरा एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रेगनेंसी की स्टेज ही तो बता रही हूँ। तो जब गैस्ट्रुला बनता है ना, उसमें ब्लास्टोपोर का निर्माण होता है, नीचे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और ये ब्लास्टोपोर या तो आगे जाके माउथ बनाता है, या आगे जाके ये क्या बनाता है, एनएस बनाता है। ठीक है, तो या तो आगे जाके ये क्या बनाएगा, माउथ या एनएस। जिन एनिमल में ये माउथ बनाता है उनको बोला जाता है बच्चों प्रोटोस्टोमिया। ठीक है, जिन जंतुओं में ये माउथ का फॉर्मेशन करता है आगे जाके उनको अपन क्या बोल देंगे, प्रोटोस्टोमिया। समझ में आया। और जिन एनिमल में ये एनएस का फॉर्मेशन करता है उनको बोला जाता है ड्यूटेरोस्टोमिया। क्या बोला जाता है उनको, ड्यूटेरोस्टोमिया। समझ में आ गया। तो ब्लास्टोपोर के आधार पर जीवों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो प्रोटोस्टोमिया और एक हो गया ड्यूटेरोस्टोमिया। इसके आधार पर किया है, ब्लास्टोपोर के आधार पर जीवों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो प्रोटोस्टोमिया, एक ड्यूटेरोस्टोमिया। वे जंतु जिनका ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होता है उन्हें प्रोटोस्टोमिया बोला जाता है। वे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर से एनएस का फॉर्मेशन होता है उन्हें क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोस्टोमिया बोला जाता है। ये समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको सारे आधार बता दिए हैं, किसके, बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। एग्जाम में कोई सा भी पूछ सकता है, आपको सारे आधार आने चाहिए और आप इनके नोट्स भी बना सकते हो। जितने मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाए हैं उनको आप डिटेल में पढ़ के जाना और इनके नोट्स भी बनाना। नेक्स्ट बात करें अपन फाइलम की। किसकी बात करें, फाइलम की। तो फाइलम में आपको करना क्या है बच्चों, देखो मैं एक एक फाइलम आपको नहीं बता सकती यहाँ पे। जो फाइलम में आपको लिखवा रही हूँ 5 फाइलम, उनके केवल आप 10-10 कैरेक्टर याद करके चले जाना। जो 10-10 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो याद कर लेना और एक एक 2-2 उन फाइलम के एग्जाम्पल याद करके चला जाना। इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है, कि जो फाइलम है, सबसे पहले कौन से फाइलम, प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले ये प्रोटोजोआ फाइलम है, इसके 10 कैरेक्टर याद कर लेना और इसके कोई भी 2 एग्जाम्पल, 2 एनिमल के नाम याद कर लेना। ठीक है, तो कोई भी 10 कैरेक्टर, यानी सबसे ये प्रिमिटिव टाइप के जंतु होते हैं। दूसरा कि ये मैराइन वाटर, फ्रेश वाटर, स्थलीय, तीनों प्रकार के हो सकते हैं। फिर ये भोजन स्वयं भी बना सकते हैं, अगर स्वयं बनाएंगे तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर ये क्या करते हैं, विषमपोषी होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, एब्जॉर्प्टिक नेचर के होते हैं। फिर ये ज़्यादातर कैसे, परजीवी अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, पैरासाइट अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें केवल एक सेल पाई जाती है, यानी यूनिसेल्युलर एनिमल होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, यानी लैंगिक जनन कैसा, अलैंगिक जनन इनमें पाया जाता है। ठीक है, इनमें भोजन ग्रहण कैसे होता है, फिर इनमें क्या होता है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसी होती है, डाइजेशन कैसे होता है, सबका ऐसे ही करना है। सबके पॉइंट वाइज करने हैं। देखो पढ़ना क्या है मैं सीधा बता देती हूँ। याद करने का तरीका बता रही हूँ, केवल 5 का। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा,
फिर टिनोफोरा नहीं, एस्केलमंथीज और प्लेटीहेलमंथीज, एस्केलमंथीज, प्लेटी और एनेलिडा, यही तो बताए थे, इनकी बात की थी। तो इनमें सबसे पहले आप याद करोगे कि ये जलीय है, स्थलीय है या आवास। सबसे पहले क्या पढ़ना है? आवास। सबका आवास याद कर लो कि प्रोटोजोआ कहाँ रहते हैं, कैसे होते हैं। इसका भी आवास पढ़ लिया, इसका भी पढ़ लिया, इसका भी पढ़ लिया, स्थलीय है, जलीय है, कैसे है। आवास के बाद में इनका नेचर यानी इनकी प्रकृति कैसी है। दूसरा प्रकृति, पहला है हैबिटाट और दूसरी है हैबिट। प्रकृति कैसी है? प्रकृति का मतलब ये स्वयंपोषी है, विषमपोषी है, क्या है, किस टाइप के नेचर होते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। हैबिट का मतलब ये कैसी अवस्था में प्रेजेंट है, यानी ये खुद गमन करने में सक्षम है या नहीं है, या एक जगह फिक्स है या गतिशील होते हैं, किस टाइप की होती है इनकी प्रकृति। ठीक है, तो दूसरी आप इनकी क्या याद रखोगे? प्रकृति कैसी है। ज्यादातर सारे ही क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं तो इनमें पोषण यानी न्यूट्रिशन, यानी स्वयंपोषी होते हैं या विषमपोषी होते हैं। क्या याद रखोगे? इनमें न्यूट्रिशन यानी स्वयंपोषी हो गए या विषमपोषी। फोर्थ नंबर इनमें आप याद रखोगे डाइजेशन यानी पाचन, यानी अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है या बाह्य कोशिकीय। अंतःकोशिकीय का मतलब अगर सेल के अंदर होता है वो अंतःकोशिकीय पाचन, और सेल के बाहर एलिमेंट्री कैनाल में होता है तो वो बाह्य कोशिकीय पाचन, है ना। फिफ्थ मैं बात करूं कि इनमें जो रेस्पायरेशन है यानी श्वसन की क्रिया होती है वो किस टाइप से होती है, कोई ऑर्गन पाए जाते हैं या केवल भित्ति सरफेस से होती है, सेल की सरफेस से होती है। रेस्पायरेशन के बाद में इनमें क्या पढ़ोगे? डाइजेशन, रेस्पायरेशन हो गया, और इसके बाद में आ जाएगा इसमें बच्चों ऑस्मो रेगुलेशन, कि कुछ में पाया जाता है तो कैसा होगा, नहीं पाया जाता तो आप क्या लिख सकते हो इनमें ऑस्मो रेगुलेशन। स्थलीय है तो उनमें तो होगा ही नहीं, जलीय है तो उनमें होगा। ऑस्मो रेगुलेशन के बाद में आप बात करोगे एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जी पदार्थ कैसे बाहर निकालते हैं बॉडी से, यानी उत्सर्जन कैसे होता है। और लास्ट में आप क्या याद रख लोगे? रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होता है। और सबसे लास्ट में आप याद रख लोगे इनके एग्जाम्पल्स। तो कितने पॉइंट हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मैंने आपको पॉइंट बता दिए। अब सभी का आप क्या करोगे? प्रोटोजोआ के यही 10 कैरेक्टर याद करना, पोरीफेरा के भी यही 10 कैरेक्टर, सिलेंट्रेटा के भी यही 10 कैरेक्टर, टिनोफोरा, एस्केलमंथीज, प्लेटीहेलमंथीज, सबकी ये 10-10 कैरेक्टर याद करो सिमिलर, कि रेस्पायरेशन कर लो अलग अलग, डाइजेशन कैसा होता है सब में अलग अलग, ऑस्मो रेगुलेशन होता है या नहीं होता है, एक्सक्रीशन के लिए क्या ऑर्गन पाए जाते हैं या सिंपल ऐसे ही एक्सक्रीशन होता है सेल के द्वारा, वो सारा आपको पढ़ना है। और ये पॉइंट जो है उनके आधार पर आप याद कर लो ताकि कंफ्यूज नहीं होगे बच्चों, क्योंकि ये जो फाइलम वाला टॉपिक है वो सबसे कंफ्यूज करता है बच्चों, क्योंकि इसमें अलग अलग फाइलम आ जाते हैं जिनमें अपन ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कौन से फाइलम का आता है। ठीक है, इनमें अपन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कौन सा फाइलम का आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो आप करोगे ही करोगे 10 कैरेक्टर, इनका एक की कैरेक्टर होता है, सब फाइलम का एक की कैरेक्टर होता है, यानी इसको बोलते हैं कुंजी लक्षण, और वो लिखना बहुत जरूरी है। कुछ आए नहीं आए, पहला सबसे पहला आप हेडिंग लगाओगे की कैरेक्टर, जो भी फाइलम करोगे, प्रोटोजोआ का की कैरेक्टर, सिलेंट्रेटा का की कैरेक्टर, वो सारे की कैरेक्टर लिखने पड़ेंगे आपको। पहला एक एक याद कर लो। प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ का की कैरेक्टर क्या होते हैं, यानी ये यूनिसेल्युलर जंतु होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये इनका की कैरेक्टर हो गया। प्रिमिटिव टाइप के हो गए। पोरीफेरा का मतलब है बॉडी में पोरीफेरा, पोरी का मतलब पोर, तो पोरीफेरा जंतु है उनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, ओस्ट्रिया ओस्कुलम, ये क्या है की कैरेक्टर यानी विशिष्ट लक्षण की बात करें। सिलेंट्रेटा, सील का मतलब होता है कैविटी, यानी ऐसे जंतु जिनकी बॉडी में कैविटी पाई जाती है, तो सिलेंट्रेटा के जंतुओं में क्या पाई जाती है? कैविटी पाई जाती है। ठीक है, स्पंजोसील कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट एस्केलमंथीज, इनकी संरचना कैसी होती है? गोलाकार होती है, गोल होते हैं ये, और ये पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। प्लेटीहेलमंथीज, प्लेटी यानी फ्लैट, इनकी संरचना जो है वो फ्लैट होती है बॉडी, और ये भी परजीवी होते हैं, दोनों एंडो पैरासाइट होते हैं यानी अंतः परजीवी होते हैं। एनेलिडा का की कैरेक्टर क्या है? एनेलिडा में सेगमेंटेशन पाया जाता है, ये इनका की कैरेक्टर है। तो इनके की कैरेक्टर जो मैंने बोले हैं वो लिख लेना आप रफ नोटबुक में। इसमें यूनिसेल्युलर प्रिमिटिव टाइप का, पोरीफेरा में बॉडी में पोर पाए जाते हैं, ओस्टिया ओस्कुलम। सिलेंट्रेटा में की कैरेक्टर क्या है कि इनमें
कैविटी पाई जाती है, ठीक है। स्पंजोसील एस्केलमंथीज का की कैरेक्टर है, बॉडी गोलाकार होती है और ये परजीवी अंतः परजीवी होते हैं। प्लेटीहेलमिंथीज ये भी परजीवी होते हैं, अंतः परजीवी, लेकिन इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट यानी चपटी होती है। एनेलिडा का कैरेक्टर है, इनमें सेगमेंटेशन पाया जाता है। समझ में आ गया, ये की कैरेक्टर सारे हैं और इस आधार पर ये पहला की कैरेक्टर लिख के फिर यहाँ से स्टार्ट करना है ये सारे लक्षण और आपको डिटेल में पढ़ना है। एक दिन का काम है, एक दिन में आप अच्छे से इनको पढ़ सकते हो। इतना पढ़ लोगे ना ये फाइलम, तो आगे और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने फाइलम के बारे में भी पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बच्चों अमीबा के बारे में, फिर पैरामीशियम के बारे में, फिर यूग्लिना के बारे में। इन तीनों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट में बता दूंगी। अमीबा में अपन को क्या पढ़ना है, दूसरा पैरामीशियम में क्या पढ़ना है, इनको अपन डिटेल में थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के आधार पर इनको देखेंगे कि अमीबा में अपन कैसे करेंगे। अपना 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, यही तो बचे हैं। तो अमीबा और पैरामीशियम की जो सिमिलरिटी पाई जाती है, तो मैं एक साइड अमीबा का बनाऊंगी, एक साइड पैरामीशियम। यूग्लिना को मैं अलग ही करवाऊंगी आपको, ठीक है। पहले अमीबा का करवा देती हूँ एक साथ में, और जो सेम होगा वो मैं इधर बता दूंगी कि अमीबा और पैरामीशियम में ये स्ट्रक्चर होती है, ये जो क्रिया होती है वो सेम होती है, साथ में आपको करवाती जाऊंगी, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अमीबा के बारे में। तो स्टार्ट करें बच्चों अमीबा, किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, अमीबा। तो इधर मैं लिख दूं क्या, अमीबा। अमीबा और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, पैरामीशियम, ठीक है। एक साइड अपन किसकी बात कर रहे हैं, अमीबा की बात कर रहे हैं, और दूसरी साइड किसकी बात कर रहे हैं, पैरामीशियम की। जो सिमिलर होगी वो सिमिलर लिख देंगे। सबसे पहले अमीबा में आपको याद क्या रखना है, क्लासिफिकेशन कि इसका वर्गीकरण कौन से फाइलम से आता है। क्लासिफिकेशन में आपको याद रखना है बच्चों फाइलम, दूसरा इसमें याद रखना है मेनली जीनस, और थर्ड नंबर आपको याद रखना है स्पीसीज। इसके ज़्यादा डिटेल में मत जाना बच्चों। इधर भी आप क्लासिफिकेशन करते हो तो क्या याद रखोगे बच्चों, क्लासिफिकेशन में क्या याद रखोगे, इसमें भी फाइलम के बाद में क्या याद रखना है आपको, जीनस और स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज क्या क्या याद रखना है, फाइलम, जीनस और स्पीसीज। सबसे पहला काम क्या है आपको, किसमें, अमीबा में भी क्या करना है आपको बच्चों, अमीबा में भी आपको क्लासिफिकेशन करना है और पैरामीशियम में भी आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना होता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों, क्या करना है, सबका क्लासिफिकेशन ही करना है अपन को। तो देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अमीबा की, है ना। सबसे पहले मैं बात करती हूँ अमीबा की। तो अमीबा की अगर अपन बात करें, ठीक है बच्चों, अगर अमीबा की यहाँ पे बात की जाए तो फाइलम कौन सा आएगा बच्चों, आपको पता है फाइलम कौन सा आता है, प्रोटोजोआ। क्लासिफिकेशन में फाइलम की बात करूं प्रोटोजोआ, और जीनस है तो ये अमीबा ही तो होगा, और स्पीसीज क्या हो जाएगी, प्रोटियस, ठीक है। अमीबा, प्रोटियस, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, स्पीसीज हो जाएगी। तो फाइलम प्रोटोजोआ, जीनस है अमीबा, और स्पीसीज क्या हो गई, प्रोटियस हो गई। ये अपन ने बात कर ली। क्लासिफिकेशन में ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है बच्चों, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, ठीक है। फिर अमीबा में अगर कैरेक्टर की बात करें, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं अमीबा की, कि देखो अमीबा की स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो बच्चों एक अमीबा है, ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसी, जिसमें अंदर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और ये क्या होती है, अगर बाहर की बात करूं तो ये पेलिकल होगी। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको पेलिकल, सेल मेम्ब्रेन की तरह होती है सबसे बाहर की, और पेलिकल पाया जाता है। पेलिकल के अंदर क्या पाई जाती है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अंदर वाला पार्ट क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। इसमें क्या हो गया, एक न्यूक्लियस होता है, छोटी छोटी क्या पाई जाती है इसमें, फूड वैक्यूल पाई जाती है, फूड वैक्यूल।
और साथ साथ में इनमें पानी की भरी हुई क्या पाई जाती है बच्चों, वाटर वैक्यूल भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वाटर वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती है, फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती है, इनमें वाटर वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट मैं बात करूं इनके अंदर, तो इनमें एक ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या पाया जाता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी संकुचनशील रसधानी क्या पाई जाती है, संकुचनशील रसधानी। और ये इनमें बात की जाए अंदर वाला पार्ट क्या हो गया, इनमें साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो बोलते हैं एक्टोप्लाज्म और सेकेंड नंबर को बोला जाता है बच्चों एंडोप्लाज्म। सेकेंड नंबर को अपन क्या बोल देंगे, एंडोप्लाज्म बोल देंगे। एक तो बाहर वाला क्या होता है एक्टोप्लाज्म और सेकेंड नंबर होता है एंडोप्लाज्म बोलते हैं। ये बात समझ में आई। ये स्ट्रक्चर की बात कर ली तो पेलिकल सबसे बाहर आउटर लेयर होती है, उनके अंदर क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन। और ये अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर है। आपको पता है ये बात कि जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होती है, यानी इसमें केवल एक सेल ही पाई जाता है। और कैसा है, प्रोकैरियोटिक, यानी ये जो केंद्रक है इसके चारों ओर झिल्ली नहीं है, प्रोकैरियोटिक है। फिर बाहर पेलिकल है, फिर अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है। साइटोप्लाज्म को दो भागों में विभाजित किया गया है। जो साइटोप्लाज्म बाहर परिधि की ओर होता है उसको अपन बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर की ओर होता है उन्हें बोला जाता है एंडोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्म। इसको मैं बोल दूं, ये इसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा जेल भी बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा जेल, और इसको बोला जाता है प्लाज्मा सोल। ठीक है, क्या बोला जाता है, प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल। एक्टोप्लाज्म के फॉर्मेशन को अपन बोलेंगे जेलेशन, और एंडोप्लाज्म के फॉर्मेशन को बोला जाता है सोलेशन। यानी सोल का फॉर्मेशन सोलेशन, जेल का फॉर्मेशन जेलेशन। ठीक है, फिर पानी से भरी हुई क्या पाई जाती है, वाटर वैक्यूल पाई जाती है, जो वाटर को स्टोर करके रखती है। और फूड से भरी हुई फूड वैक्यूल्स होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ओस्मो रेगुलेशन के लिए क्या पाई जाती है, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी संकुचनशील रसधानी पाई जाती है। ये मैंने इसमें संरचना की बात की। संरचना के बाद में अपन बात करें तो क्या होती है, अमीबा में लोकोमोशन। ठीक है बच्चों, अमीबा में क्या पाया जाता है, लोकोमोशन। तो नेक्स्ट मैं हेडिंग लगाऊं यहाँ पे लोकोमोशन, तो इसी में समझाऊंगी सारा। लोकोमोशन यानी गति, लोकोमोशन इन अमीबा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अमीबा में लोकोमोशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अमीबा में लोकोमोशन। अगर अमीबा का क्वेश्चन आता है तो या तो मेनली रिप्रोडक्शन का आता है या लोकोमोशन का आता है। तो अमीबा में लोकोमोशन के लिए अलग अलग थ्योरी दी गई थी। ठीक है, उन थ्योरी की अगर बात करें तो सबसे पहली जो थ्योरी दी गई थी अमीबा में वो दी गई थी हाइड्रोलिक थ्योरी, कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी। सबसे पहले लोकोमोशन के लिए इनमें पाए जाते हैं सूडोपोडिया। तो क्या हो गया, अमीबा है वो लोकोमोशन करने के लिए अपने सूडोपोडिया का यूज करता है। अब सूडोपोडिया क्या है, इनके क्या है, गमनांग होते हैं। अमीबा में जो गमनांग पाए जाते हैं उनको अपन क्या बोल देंगे बच्चों, सूडोपोडिया बोलते हैं। अमीबा के जो गमनांग पाए जाते हैं, गमन करने वाले जो अंग पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, सूडोपोडिया। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया बोलेंगे। अब देखो सूडोपोडिया के द्वारा गमन कैसे होता है, ये एक स्ट्रक्चर मैंने बता दी अमीबा की। तो ये बाहर निकली हुई जो संरचना होती है ना, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। गमन तो अमीबा में सूडोपोडिया के द्वारा होता है। जिस साइड ये बढ़ते हैं ना बच्चों, उस साइड आगे ये गमन करते हैं। गमन तो सूडोपोडिया के कारण होता है, लेकिन ये गमन होता कैसे है, तो इसके लिए क्या दी गई थी, अलग अलग थ्योरी दी गई थी। ठीक है बच्चों, अलग अलग क्या दी गई थी, थ्योरी दी गई थी। सबसे पहली थ्योरी थी कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी। कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी, मैं सारी थ्योरी लिख देती हूँ। कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी। सेकेंड नंबर दी गई थी इसके अंदर सरफेस टेंशन थ्योरी। थर्ड नंबर जो थ्योरी दी गई थी वो थी रोलिंग मूवमेंट थ्योरी।
रोलिंग मूवमेंट थ्योरी। फोर्थ नंबर दी गई थी क्या, वो कॉन्ट्रैक्शन एंड वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी, कॉन्ट्रैक्शन एंड वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी। और लास्ट नंबर थी सोल जेल थ्योरी, प्लाज्मा सोल एंड प्लाज्मा जेल थ्योरी, प्लाज्मा जेल थ्योरी। ये जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। लोकोमोशन है, इनमें 5 थ्योरी के आधार पर अमीबा में लोकोमोशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थ्योरी है सॉरी, प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल, ये थ्योरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अब देखो बच्चों, अगर मैं लोकोमोशन की बात कर रही हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अमीबा में लोकोमोशन का एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो क्या होगा कि अमीबा में लोकोमोशन के लिए क्या पाए जाते हैं, सूडोपोडिया पाए जाते हैं। सूडोपोडिया के द्वारा ही अमीबा गति करता है। और अमीबा में सूडोपोडिया के द्वारा गति को समझाने के लिए अलग अलग थ्योरी दी गई थी, जिसमें सबसे पहली है कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी। आपको मैं सिंपल समझा रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी में क्या होता है कि जो अगर बात करें कि जो पोस्टीरियर पार्ट होता है अमीबा का, वो क्या करता है, आगे की ओर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे क्या होता है कि ये आगे की ओर सूडोपोडिया निकालता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये एक अमीबा है, जब यहाँ से इस पे दबाव लगाते हैं तो आगे की ओर ऐसे सूडोपोडिया बनेगा। जैसे ही सूडोपोडिया बनेगा, आगे की ओर गति होगी ना, फिर वापस दबाव लगेगा, ये आगे की ओर बनेगा, और दबाव लगेगा, ये आगे की ओर। यानी जब पीछे के पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कौन से पार्ट में, किसकी बात कर रहे हैं अपन, साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं बच्चों। सेल मेम्ब्रेन जो वाला पार्ट है ना, साइटोप्लाज्म वाला, एक्टोप्लाज्म, इसमें एंडोप्लाज्म, ठीक है, बाहर वाला और अंदर वाला, उनकी बात करें। उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये आगे की ओर दबाव लगता है, तो आगे की ओर ये सूडोपोडिया बनते हैं, जिनके कारण गति होती है। सेकेंड नंबर सरफेस टेंशन। अगर पृष्ठ तनाव कम है, जैसे ये सरफेस, जिस सरफेस पर अमीबा है उसका अगर पृष्ठ तनाव कम है तो उसके कारण इनमें सूडोपोडिया का निर्माण हो जाता है और आगे की ओर गति होती है। ये थ्योरी दी गई थी लेकिन ये सही नहीं है बच्चों। सबसे सही थ्योरी जो है लास्ट वाली है। पहले तो क्या है, जब पीछे वाले पार्ट में, पोस्टीरियर पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आगे वाले पार्ट में सूडोपोडिया बन जाते हैं और गति होती है, पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी क्या है, जब अमीबा जिस सरफेस पर प्रेजेंट है उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण भी क्या हो जाता है बच्चों, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण भी सूडोपोडिया का निर्माण होता है और आगे की ओर गति होती है। थर्ड है रोलिंग मूवमेंट थ्योरी। अमीबा क्या करता है, ऐसे रोल कर करके क्या करता है, गति करता है, ऐसे लुढ़कन गति करता है। यहाँ पे रोल होगा, फिर वापस रोल, फिर रोल। जैसे गेंद को अपन जमीन पे फेंकते हैं तो वो लुढ़कती हुई जाती है ना, वैसे ही क्या होता है, अमीबा रोलिंग मूवमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन एंड वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी। इसमें क्या बताया गया था, जैसे ये एक अमीबा है, इनमें सबसे पहले ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करके सूडोपोडिया बनाएगा। पीछे वाले पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, आगे सूडोपोडिया बनेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ये जो सूडोपोडिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। और अब ऐसे देखना कि अगर मैं बोलूँ ये यहाँ पे सूडोपोडिया बन गया, ये सूडोपोडिया है, ये यहाँ पे इस सतह पे चिपक जाएगा, चिपक कर अपने पीछे वाले बॉडी पार्ट को उठा लेता है और आगे की ओर रखता है। फिर ये वहाँ से उठ जाएगा सूडोपोडिया, आगे चिपकेगा, वापस ही अपने पीछे वाले पार्ट को। यानी ऐसी होती है इनमें गति, कैसी वाली, ऐसी गति होती है। तो ऐसी गति को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन एंड वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी। कॉन्ट्रैक्शन करता है और वॉकिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा सोल एंड प्लाज्मा जेल थ्योरी। इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा सोल एंड प्लाज्मा जेल थ्योरी, कि क्या जेलेशन होता है, क्या सोलेशन होता है। प्लाज्मा सोल एंड प्लाज्मा जेल थ्योरी। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि एक अमीबा की स्ट्रक्चर है ना, इसमें ये वाला जो अंदर वाला, बाहर वाला जो साइटोप्लाज्म है, इसको बोला जाता है प्लाज्मा जेल, प्लाज्मा जेल। और ये अंदर वाला जो है, जो मध्य सेंटर में प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है बच्चों प्लाज्मा सोल, प्लाज्मा सोल। इस थ्योरी में क्या होता है कि
प्लाज्मा सोल जब आगे की ओर ऐसे दबाव लगाएगा ना इस पे सेल मेम्ब्रेन पर, तभी सेल मेम्ब्रेन सूडोपोडिया बनाएगी। ये लिक्विड होता है, ये जेल क्या होता है, सॉलिड होता है। ये तो क्या हो गया बच्चों, सॉलिड टाइप का होता है, और ये क्या होता है, लिक्विड होता है। प्लाज्मा सोल लिक्विड होता है और प्लाज्मा जेल कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो इस थ्योरी में क्या बताया गया था कि जब तक प्लाज्मा जेल प्रेजेंट होता है, सॉलिड लेयर प्रेजेंट होती है, तो ये जो प्लाज्मा सोल होता है वो गति नहीं कर पाता है। ठीक है, कि बाहर का जो अगर मैं बोलूँ एक्टोप्लाज्म है, जेल पार्ट पाया जाता है, सॉलिड है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो क्या वो गति कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब ये गति नहीं करेगा अंदर वाला पार्ट, तो इस पर दबाव नहीं लगेगा, दबाव नहीं लगेगा तो सेल मेम्ब्रेन सूडोपोडिया नहीं बनाएगी। तो जब अमीबा को गति करनी होती है उस टाइम पे ये अपने प्लाज्मा जेल को तोड़ देता है। जैसे ही सॉलिड लेयर टूट जाती है, प्लाज्मा जेल टूट जाता है, प्लाज्मा सोल फ्री हो जाता है और ये गति करने लगता है। गति करने के कारण जैसे ये सेल मेम्ब्रेन पर दबाव लगाता है, किसका निर्माण हो जाता है, सूडोपोडिया का निर्माण हो जाता है। और सूडोपोडिया के द्वारा क्या होती है बच्चों, गति होती है। समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको बता दिया, लोकोमोशन सारी पढ़ लेना आप, और डिटेल भी आप पढ़ना चाहो तो आप और डिटेल भी इनके बारे में पढ़ लेना। सेकेंड लोकोमोशन के बाद में अपन बात करते हैं बच्चों न्यूट्रिशन की। ठीक है, सेकेंड लोकोमोशन के बाद में आप बात किसकी करेंगे, न्यूट्रिशन की। जैसे जैसे मैं बता रही हूं ना वैसे ही सबका करना है। सबसे पहले क्या बताया, क्लासिफिकेशन, एक का समझा रही हूं, बाकी का आप अपने अकॉर्डिंग करना है, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद में मैंने क्या बताई, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बता देना। स्ट्रक्चर के बाद मैंने क्या बताया, लोकोमोशन। लोकोमोशन, और अब मैं बताऊंगी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी भोजन ग्रहण कैसे करता है। अगर मैं अमीबा में बता रही हूँ, सभी में ऐसा ही करना है। पैरामीशियम में भी करते हो तो पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन, यूग्लिना में करते हो तो यूग्लिना का क्लासिफिकेशन, फिर पैरामीशियम की स्ट्रक्चर, यूग्लिना की स्ट्रक्चर, फिर लोकोमोशन, पैरामीशियम में गति और ना यूग्लिना में गति, अमीबा में गति। न्यूट्रिशन, पोषण, पैरामीशियम में कैसा होता है, अमीबा में कैसा होता है, यूग्लिना में कैसा होता है। सीक्वेंस से सारे आपको मैं एक पार्ट बता रही हूँ, वैसे ही आपको याद करना है। एज ए स्टोरी की तरह याद किया करो बच्चों, रट्टा मत लगाया करो। ठीक है, स्टोरी की तरह याद किया करो। न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन होता कैसे है, ये एक अमीबा, इसमें न्यूट्रिशन कैसे होगा। न्यूट्रिशन के लिए इनमें पाई जाती है, देखना बच्चों, निम्न फेज, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन के लिए कितनी फेज पाई जाती है, इंजेशन, दूसरा होता है इसके अंदर इंजेशन के बाद में डाइजेशन, थर्ड नंबर होता है इसके अंदर डाइजेशन के बाद में एसिमिलेशन, सॉरी एक सेकेंड, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन, उसके बाद में होती है फोर्थ नंबर एसिमिलेशन, और फिफ्थ नंबर होती है ईजेशन यानी एक्सक्रीशन। फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगी, ईजेशन यानी मैं क्या बोल दूं, एक्सक्रीशन भी बोल सकते हो इसको। न्यूट्रिशन के लिए, अमीबा में न्यूट्रिशन के लिए 5 फेज पाई जाती है। ईजेशन का मतलब भोजन ग्रहण करना। ये एक अमीबा है, ये भोजन ग्रहण कैसे करेगा, तो भोजन ग्रहण जैसे इसके पास, अमीबा के पास में कोई यहाँ पे फूड का पार्टिकल प्रेजेंट है। ये क्या है बच्चों, फूड पार्टिकल। ठीक है, अमीबा के पास यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, अमीबा अपनी सूडोपोडिया को इस फूड पार्टिकल के चारों ओर कवर कर लेता है। ये सूडोपोडिया को कैसे कवर करेगा, देखना, ऐसे जो ये सूडोपोडिया है इसको ऐसे फूड पार्टिकल के चारों ओर ऐसे कवर कर लेगा और इस फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर ले जाएगा। अंदर ले जाने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, एंडोसाइटोसिस। कौन सी क्रिया के द्वारा ये अंदर लेके जाता है बच्चों, एंडोसाइटोसिस के द्वारा। ठीक है, या फेगोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं अपन। एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस यानी अंदर की ओर लेना।
तो क्या होता है, इजेशन कैसे होगा, जब अमीबा के आसपास या अमीबा की सेल सरफेस के पास कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो वो अपने सूडोपोडिया को बढ़ाकर एंडोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा उस फूड पार्टिकल को अंदर की ओर लेकर जाता है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, इंजेशन। इस प्रोसेस को बच्चों क्या बोला जाता है, इंजेशन बोल दिया। सेकेंड नंबर में बात करूं डाइजेशन की, किसकी बात करें अपन, सेकेंड नंबर डाइजेशन की बात की जाए। यहाँ पे इंजेशन कंप्लीट हो गया, इंजेशन के बाद में क्या आता है, डाइजेशन। डाइजेशन की बात करूं तो डाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, ये जैसे एक अमीबा, ये न्यूक्लियस, डाइजेशन हमेशा किसमें होता है, फूड वैक्यूल के अंदर होता है, फूड वैक्यूल के अंदर होता है। ये जो फूड पार्टिकल है ये फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है क्योंकि ये एंडोसाइटोसिस के द्वारा वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो वैक्यूल की भित्ति है वो इनमें एंजाइम का सिक्रेशन करती है। कौन से एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए किसका होता है, इसमें अगर मैं बोलूँ कि एमाइलेज, और वसा के लिए लाइपेज, और प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, 3 टाइप के एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, और वसा के लिए लाइपेज। और जैसे ही ये क्या हो जाता है, फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद कौन सी क्रिया होती है, अब्जॉर्प्शन। डाइजेस्ट हुआ हुआ फूड जो है वो बाहर की ओर आता है, बाहर की ओर आता है, यानी अवशोषित होता है, बाहर की ओर आता है। तो इसको बाहर की ओर लाने के लिए कौन सी क्रिया होती है, अब्जॉर्प्शन। ठीक है, बाहर की ओर आने के बाद इस पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है, इसकी पूरी सेल में पहुंचाया जाता है, उसको बोल देंगे एसिमिलेशन। और जो इस फूड वैक्यूल के अंदर जिनका डाइजेशन नहीं हुआ है वो पदार्थ बचता है, उसको एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बॉडी से बाहर की ओर निकाल दिया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, इजेशन। फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर लेना, एंडोसाइटोसिस के द्वारा, इंजेशन। फिर फूड वैक्यूल के अंदर भोजन का पाचन होना, डाइजेशन। पाचन होने के लिए 3 एंजाइम वर्क करते हैं। अब्जॉर्प्शन, फूड पार्टिकल के अंदर पचे हुए भोजन को बाहर की ओर लाना वैक्यूल से, वो क्या होता है, अब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या होगा, उस भोजन को सभी भागों तक पहुंचाना। और इजेशन यानी फूड वैक्यूल के अंदर जो अपचित भोजन प्रेजेंट है उसको एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बॉडी से बाहर की ओर निकालना सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, वो क्या होता है, इजेशन। समझ में आ गया। ये हो गया बच्चों इसके अंदर न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन के बाद में अपन बात करते हैं इसमें रेस्पायरेशन की, रेस्पायरेशन की। फिर बात करते हैं इसमें एक्सक्रीशन यानी ऑस्मोरेगुलेशन की सारी। न्यूट्रिशन के बाद में क्या आएगा बच्चों, रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन की जो क्रिया होती है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तीनों में सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, याद रखना ये तीनों में सेम है। ठीक है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, तीनों में ये जैसे ये अमीबा की स्ट्रक्चर मैंने बना दी। ठीक है, अपन अमीबा की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मैंने एक अमीबा की स्ट्रक्चर बना दी। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये O2 को तो अंदर ले लेती है और CO2 को बाहर की ओर रिलीज कर देती है विसरण विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा। क्या होता है इनमें, कैसा पाया जाता है, विसरण विधि के द्वारा इनमें रेस्पायरेशन। फिर बात करूं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन करने के लिए कौन सी क्रिया होती है बच्चों, उत्सर्जन करने के लिए पाई जाती है इनके अंदर एक्सोसाइटोसिस की क्रिया, और साथ साथ में संकुचनशील रसधानी, संकुचनशील रसधानी भी पाई जाती है। और ये क्या करती है, पहले तो अपने बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है उनको भर देगी, फिर सेल मेम्ब्रेन, जैसे अब इनमें वेस्ट मटेरियल भर गया, फिर ये सेल मेम्ब्रेन के एकदम किनारे पर आ जाएगी और यहाँ पे आके ये फट जाएगी और ये सारा पदार्थ है बाहर की ओर रिलीज हो जाएगा। वैसे ही ऑस्मोरेगुलेशन होता है कि जितने भी साल्ट्स होते हैं और जितना भी पानी होता है उसको भी वो यहाँ सेल मेम्ब्रेन के पास में आकर एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बॉडी से बाहर निकालती है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसके बाद में, ऑस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी आ जाएगी बच्चों, ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस आ जाएगी। कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है कि परासरण नियम, जो नियमन, यानी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा साल्ट है उनको बॉडी से बाहर कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर पानी और साल्ट बॉडी में भरता रहेगा तो सेल क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो फटने से बचाने के लिए क्या करती है अमीबा, ऑस्मो रेगुलेशन करती है। पहले तो ये संकुचनशील रसधानी में पानी और जितना भी जो लवण है उनको भर लेगी, फिर उस संकुचनशील रसधानी को कहाँ, सेल मेम्ब्रेन के पास में लेके आएगी और वहाँ पे एक्सोसाइटोसिस के द्वारा जो मटेरियल है वो बाहर की ओर रिलीज कर देगी।
नेक्स्ट बात करें इनमें रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करें बच्चों, रिप्रोडक्शन की। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, रिप्रोडक्शन। तो बच्चों अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। समझ में आया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है, एक तो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन, और थर्ड होता है स्पोर्युलेशन बच्चों। तीसरा क्या होता है, स्पोर्युलेशन, यानी स्पोर का निर्माण होना। कितने टाइप के हो गए, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और स्पोर्युलेशन। यह तो अनुकूल परिस्थिति में होता है और ये बाकी जो दोनों है वो प्रतिकूल परिस्थिति में होते हैं। ठीक है, जब अमीबा की फेवरेबल यानी उनकी लाभदायक स्थितियां होती है तो बाइनरी फिजन होता है, और उनकी अनफेवरेबल कंडीशन होती है किसकी, अमीबा की। फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, बाइनरी फिजन, और अनफेवरेबल कंडीशन होगी अमीबा की तो मल्टीपल फिजन होता है। और कौन सा होता है बच्चों, स्पोर्युलेशन। कौन सी प्रोसेस होगी, मल्टीपल फिजन और स्पोर्युलेशन की प्रोसेस होगी। बाइनरी में क्या होता है कि अमीबा जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे एक अमीबा है, ये न्यूक्लियस है, पहले ये 2 भागों में विभाजित होगा, फिर ये सेल है वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। मल्टीपल में 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। स्पोर्युलेशन में जैसे ये अमीबा है, इसमें ऐसे स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड करके बहुत सारे स्पोर बना लेता है अमीबा में। अब जब ये बहुत सारे बनेंगे तो इस भित्ति पे दबाव लगेगा, दबाव लगेगा तो ये टूट जाएगी और सारे स्पोर क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। जब इनकी अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी तब ये किसका निर्माण कर लेंगे, अमीबा का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, और मल्टीपल फिजन में क्या होता है, अमीबा का ही निर्माण हो जाता है बॉडी के अंदर। जैसे ये एक, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये फटकर बाहर आ जाते हैं सारे अमीबा, और सारे अलग अलग। इसमें स्पोर बनते हैं और बाद में अमीबा बनते हैं, इसमें पहले ही अमीबा बन जाते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है, मल्टीपल फिजन में अमीबा उसके अंदर ही बनते हैं, लेकिन इसमें स्पोर बनते हैं, फटने के बाद क्या बनते हैं, अमीबा बनते हैं। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, डाइजेशन। तो मैंने एक अमीबा की बात की है। यूग्लिना और पैरामीशियम में भी आपको ऐसा ही करना है, क्लासिफिकेशन करना है, स्ट्रक्चर, उसके बाद में लोकोमोशन। लोकोमोशन यूग्लिना और पैरामीशियम में दोनों में सेम है। न्यूट्रिशन भी सेम सा ही है। रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन भी सेम है बच्चों। डिफरेंस कहाँ है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है और रिप्रोडक्शन में डिफरेंस है। तो आपको ये ही जो टॉपिक मैंने लिखे हैं वो ही पढ़ने हैं, किसमें, यूग्लिना और पैरामीशियम में। समझ में आया। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्लास थी वो आज अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, जिनमें मैंने आपको कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए बच्चों, 7 इंपॉर्टेंट। 7 नहीं है वैसे तो, कम से कम 10 से 15 हो गए, क्योंकि जो फाइलम है वो मैंने एक साथ ही आपको करवा दिए सारे। तो ये जो क्वेश्चन है अगर यही आप एग्जाम में पढ़ के जाते हो तो आगे आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेपर में आप 3 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। जो पेपर है उसमें 3 क्वेश्चन जो है वो इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस वीडियोस को आप शेयर करना, वीडियोस को लाइक करना, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।